पूरे देश में चल रहा है। उनका तो ये है, देखिए इनका तो आइडियोलॉजी ही यही है, या तो हमारे पास आ जाओ और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहो। है नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है। भूपेश बघेल को ऑफर देते हैं, दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसे पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपये के साथ, और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी। तो ये क्या मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन के महादेव सट्टा चल रहा है साए साए। मोदी जी की सुशासन, मोदी की सुशासन, मोदी की गारंटी, विष्णु के सुशासन, महादेव एप चल रहा है साए साए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को लेकर बड़ा अपडेट है, और ये अपडेट ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की सियासी भूचाल लाकर खड़े कर दिया है। जिस तरह भूचाल विधानसभा चुनाव 2023 में आया था, उसी तरह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, नामांकन प्रक्रिया के ठीक पहले ये भूचाल आ गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम एक बार फिर से सामने आ गया ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक में, जिसमें यह कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टा बुक मामले में जो है भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है ईओडब्ल्यू और एसीबी में। ईओडब्ल्यू की कॉपी वायरल हो रही है, उस कॉपी में नाम दर्ज है और 21 लोगों के नाम है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और धारा आपको बता देता हूं, जो कॉपी वायरल हो रही है, जिस कॉपी में बताया गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ धारा 120B, 34, 406, 420 और 467 समेत कई धाराएं लगाई गई हैं, जैसा कि वो कॉपी वायरल हो रहा है। और टोटल उसमें 19 लोगों के नाम हैं और 19 के साथ टोटल 21 नामजद मामले दर्ज हैं। अब इस एफआईआर के बाद, इस एफआईआर वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आया। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने फिर से हो गई, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के वक्त हुआ था। इसमें आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए हैं। 508 करोड़ रुपए देने का आरोप उस समय भी लगा था, और उसके बाद अब जो है 508 करोड़ वाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो नाम है एफआईआर की कॉपी में, वो नाम जो है 6वें नंबर पर है, और सबसे पहले नंबर पर जो है रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सतीश चंद्राकर और भूपेश बघेल 6वें नंबर पर नाम है। उसके बाद नीतीश दीवान, सौरभ चंद्राकर का नाम 8वें नंबर पर है। इसके अलावा अनिल कुमार अग्रवाल रायगढ़ के रहने वाले हैं, विकास छापरिया कोलकाता के रहने वाले हैं, रोहित गुलाटी नई दिल्ली के रहने वाले हैं, और विशाल आहूजा भोपाल के रहने वाले हैं, धीरज आहूजा भोपाल के रहने वाले हैं। इसके अलावा अनिल कुमार दम्मानी रायपुर, सुनील कुमार दम्मानी रायपुर, भीम सिंह यादव जो बर्खास्त हुए, जो हाल ही में पुलिस आरक्षक दुर्ग में रहे, हरिशंकर तिबरवाल, सुरेंद्र बागड़ी उर्फ जूनियर कोलकाता का रहने वाला है, सूरज चोखानी, और इसके अलावा टोटल 19 लोगों के नामजद हैं। इसके अलावा संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारीगण, और 21वां नंबर जो है नाम लिखा गया है अज्ञात निजी व्यक्तिगण। टोटल नामजद हैं मामले। और नाम जब आया था, उस समय जब चार्जशीट में नाम आया था भूपेश बघेल का, उस समय उन्होंने कहा था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते हैं क्या उन्होंने कहा था उस वक्त, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा कि ईडी की कार्रवाई के बाद, ईडी के बाद जो है ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद, चूंकि ईओडब्ल्यू ने ईडी के प्रतिवेदन पर ये एफआईआर दर्ज की है, ऐसा कहा गया है। उस समय जब चार्जशीट में नाम भूपेश बघेल का आया था, तब उन्होंने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। महादेव ऐप घोटाले को लेकर आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया था, उस समय कहा था कि चार्जशीट में मेरा नाम राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ईडी दबावपूर्वक मेरे और मेरे सहयोगी को खिलाफ जो है बयान दिलवा रही है। मुझ पर लगाए गए पैसों के लेन देन के आरोप भी निराधार है। जिस असीम दास के पास
जिस असीम दास के पास से पैसे बरामद हुए हैं उसने खुद हस्तलिखित बयान में कहा कि उसने कभी किसी राजनेता को पैसा नहीं पहुंचाया। आपको बता दें कि असीम दास कौन है। तो असीम दास के घर से ईडी को लगभग 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और ईडी जो टोटल उस समय असीम दास के पास से 5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, 2.5 करोड़ घर से और बाकी जो कैश थे वो रायपुर से। उस समय भीम यादव भी उसमें शामिल था। टोटल यानी कि उसमें यह कहा गया था विधानसभा चुनाव में पैसे खपाने के लिए ये पैसे लाए गए हैं, जिसे ईडी ने उस समय जब्त किया था। अब आपको पता होगा महादेव बुक को लेकर पूरा इतिहास आपको मालूम होगा कि दुर्ग पुलिस सबसे पहले कार्रवाई की ऑनलाइन सट्टा ऐप बेटिंग है जिसका नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है और ये अपना नेटवर्क 2020 से लेकर 2023, 24 और अभी भी लगभग कई जगहों पे हम ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का जो विज्ञापन है वो देख सकते हैं, अभी भी ये जारी है। और दुर्ग पुलिस ने उस समय कार्रवाई शुरू की थी। उसके बाद रायपुर, बिलासपुर और देश भर में महादेव बुक के खिलाफ जो है माहौल बना और उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई होती गई। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई लोगों के नाम सामने आए और सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को जो है पकड़ने के लिए दुर्ग पुलिस ने इनाम की भी घोषणा की है कि उसे बताने वालों को इनाम दिया जाएगा, लेकिन अभी तक दोनों पकड़ से बाहर है। ये कहा जा रहा है कि दोनों जो है दुबई समेत कई देशों की नागरिकता उन्होंने ले रखी है जहां वो छिपे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस एपिसोड के बाद यानी कि इस नाम में आने के बाद आगे क्या क्या सियासी पारा चढ़ता है, चूंकि जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया उसके बाद जो है सियासी पारा चढ़ गया। मैं और बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यानी कि एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, सत्ता में किए कुकर्मों का फल जनता ने दिया, अब सट्टा में किए कुकर्मों का फल कानून देगा। हैशटैग लिखा है कांग्रेसी सटोरिए। इसके अलावा पूर्व मंत्री और वर्तमान बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने भी ट्वीट करते यानी कि एक्स पर उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पतन के साथ ही सुशासन लौट आया है, कानून भी अपना काम कर रहा है। भगवान का नाम लेकर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी रचने वाले बगुला भक्तों महादेव का प्रकोप बरसने वाला है। भूपेश बघेल जी, विधानसभा चुनाव में जनता पहले आपको सबक सिखा चुकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान विधायक है राजेश मूणत, उन्होंने ही ये एक्स पर लिखा है। आपको ये भी मालूम होगा कि महादेव बुक को लेकर जो है टोटल लगातार ईडी की छापामार कार्रवाई हुई, लगातार रेड की गई और अब तक जो है ईडी की ओर से 1296 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं यानी कि फ्रीज किए जा चुके हैं और 10 से ज़्यादा आरोपियों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे लगातार पूछताछ कर रही है और लगातार पूछताछ के दौरान कई सारे नाम आ रहे हैं, वो चाहे तलरेजा हो या फिर चुखानी हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम के खुलासे होने बाकी हैं। आगे देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो नामांकन दाखिल भी करने वाले हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उससे पहले ये धमाका हो गया यानी कि ये राजनीतिक भूचाल आ गया। आगे आप वीडियो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि पूर्व घोषित है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। पत्रकार वार्ता में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय राजेश तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय मलकीत सिंह गेंदू जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय विनोद वर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई गिरीश दुबे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री आदरणीय अजय साहू जी, प्रवक्ता बन्ना ठाकुर जी, तिवारी जी, सुरेंद्र वर्मा जी, धनंजय भाई, सन्नी अग्रवाल जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित तमाम प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। दोनों चालू, इसे बोलो किसी धन्यवाद सुशील भाई। सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है।
कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव एक का जिन्न बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में यूडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर यूडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च के एफआईआर की कॉपी है। इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, एफआईआर तो रायपुर में दर्ज हुआ। तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे? जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीकर में और दूसरे कोल में सब एफआईआर दर्ज हुआ और तत्काल उसको वेबसाइट में डाल दिया गया। इसे क्यों नहीं डाला गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो महादेव ऐप है, इसके बारे में कम से कम रायपुर के और छत्तीसगढ़ के पत्रकार भली भांति परिचित हैं, क्योंकि अनेक बार इसके बारे में आप सबसे मैंने चर्चा कर ली। 2022 में इसके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। पहला एफआईआर दुर्ग में, फिर रायपुर में, बिलासपुर में, अन्य जगहों में करीब 72 एफआईआर दर्ज किए गए और इसमें लगभग 450 गिरफ्तारियां हुई। उड़ीसा में, बंगाल में, अन्य प्रदेशों से भी गिरफ्तारियां हुई। इसमें बहुत सारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप गिरफ्तारियां हुई, राशि भी पकड़े गए। और ये भी 2022 में, क्योंकि जो जुआ प्रतिषेध अधिनियम है तो बहुत लचीला था, उसे कड़ा बनाने के लिए हमने विधानसभा में इसे बिल भी लाया, पारित भी कराया और लागू भी की। पूरे देश में महादेव ऐप जो सट्टा है उसके खिलाफ यदि कार्रवाई की गई, केवल छत्तीसगढ़ में और थोड़े बहुत ने व्यापक पैमाने पर किया। और इसमें 1000 से अधिक खाते सीज किए गए, 200 से अधिक एटीएम कार्ड जब्त किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के तो यही था कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर 2 ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं।
और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम के व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसको पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपए के साथ, और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी। और साथ ही उस असीम दास के फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फोटो दिखाई पड़ते हैं। उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। और स्थिति ये, अब मज़ेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो काउंसलेट जनरल जो दुबई के हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है, जिसमें वो साफ इनकार करते हैं कि शुभम सोनी जो काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर बयान दिए हैं उसे वो साफ इनकार करते हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। उन्होंने लिखा है काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। शुभम सोनी का बयान है, शुभम सोनी का जो बयान है उसको उन्होंने इसकी कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, ये स्पष्ट उन्होंने हाई कोर्ट में ये लिखित जवाब उन्होंने प्रस्तुत किया। अब दूसरी बात यह है, जब आपने एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, उस एफआईआर की कॉपी में उस एफआईआर के कॉपी में आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471 ये इसमें दर्ज। दूसरी बात यह है कि इसमें जितने महादेव के प्रमोटर और दूसरे लोगों का नाम इसमें उल्लेखित है, लेकिन आप ये जो बॉक्स में आप नाम पढ़ेंगे तो इसमें महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। इस पूरे जो एफआईआर कॉपी है उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है, बल्कि ऊपर में आप देखेंगे तो उसमें शुभम सोनी का नाम है, रवि उप्पल का नाम है, सौरभ चंद्राकर का नाम है, अनिल कुमार का नाम है, लेकिन इसमें कहीं और दूसरे नाम नहीं हैं। ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है, जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबावपूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल को हमने ही लिखा था कि इसको महादेव को बंद किया जाए, तो हमारे निवेदन पर बंद किया गया, लेकिन बहुत सारे और जो बैटिंग ऐप मतलब इस ऐप में वो दूसरे और उसमें लगातार इसको चलाया जा रहा है। आज भी महादेव सट्टा बंद नहीं है। 4 महीना यहाँ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है, तो अभी ये सट्टा बंद नहीं हुआ है।
तो ये क्या मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन के महादेव सट्टा चल रहा है साए साए? मोदी जी की सुशासन, मोदी की सुशासन, मोदी की गारंटी, विष्णु की सुशासन, महादेव ऐप चल रहा है साए साए। आज इसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट में जिन नामों का जो सूची जारी की गई, 14 ऐसे कंपनी हैं जहां ईडी आईटी के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया। वो तारीख भी आप सब जानते हैं, आप सबके पास है। हालांकि कितने लोग चला रहे हैं, कितने लोग नहीं चला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सारी सूची आपके पास है। और मज़ेदार बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा देने वाला कोई है तो सट्टेबाज ही है। क्या नाम है उसका भाई? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ये 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक 2022 को, उसके पहले छापा डाला और 1368 करोड़ रुपया चुनावी चंदा दिया गया। सबसे ज्यादा यदि किसी ने दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं, महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया। मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। ये स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में बात आई है, 4 मार्च को एफआईआर होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है। ये स्पष्ट है कि वहां के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें लाई गई है। और न केवल राजनांदगांव बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसको अध्ययन करने के बाद, इसको 13-14 दिन में सर्वे कराने के बाद इसको डाला गया है आज संडे के दिन। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं कहूँगा, जवाब दूंगा, लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ना इन गिदड़ भपकियों से ना मैं डरने वाला हूँ, ना पीछे हटने वाला हूँ। एक करके प्लीज। हाँ विश्वकर्मा जी। देखिए, सीधी सी बात ये है कि जो सूची है उसमें मेरा नाम डाल दिए हैं, बचत विवरण में मेरा नाम नहीं है। तो एक बात है, यदि सूची में मेरा नाम डाले गए हैं और विवरण में राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों का संरक्षण, तो जब यदि वहाँ वो नाम नहीं है तो यहाँ नाम है, तो जब मेरा नाम यहाँ डाल सकते हैं तो उन अधिकारियों को भी नाम डालना था उसमें। क्यों नहीं डाला गया? उन अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है जब इस सूची में? बताइए बोला, इसमें जब मेरा नाम है तो अधिकारियों को भी नाम डाल सकते हैं। अब इसमें आप संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारीगण, ओएसडी गण, अज्ञात निजी व्यक्तिगण, ये क्या है? एक एफआईआर में आप कांग्रेस जन लिखते हैं, कांग्रेस गण सबको लिख डाले। इसमें अब निजी, अब मेरे निजी में तो आप लोग भी आते हैं भाई, मेरे सबसे ज्यादा पत्रकारों से मेरे संबंध हैं। मोहन भाई
इसमें किसी का नाम नहीं है, इस बॉक्स में है ना, इसमें मेरा नाम है, तो उस अधिकारियों का नाम इसमें आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव है और इसी मुद्दे पे ये लोग चुनाव में जाएंगे। निशा जी, मेरा सवाल है कि आपको ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या आप इतनी मजबूत स्थिति पर हैं कि आपको तोड़ना है, या फिर आप इतनी कमजोर स्थिति पर हैं कि आप आसान है उन तक पहुंचना? क्योंकि अभी ऐसी कोई मतलब रिसेंट में ऐसी कोई घटना नहीं हुई सर कि मतलब इस तरीके की कार्यवाही अभी होनी चाहिए। और विधानसभा के पहले की भी अगर हम कार्यवाही को देखते हैं आपके खिलाफ, और अभी ये सवाल इसलिए कि आप इतने ईजी हैं उनके लिए या इतना मुश्किल है कि आपको तोड़ना है? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये 2021 से 2021 से आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार लगे रहे, डीआरआई लगे रहे, और उसमें पूरे प्रदेश में वो किस मोहल्ले में नहीं गए हैं, कौन सा वर्ग छूटा हो जिसको डराया नहीं गया हो, जिसको धमकाया नहीं गया हो, दबाव नहीं डाला गया हो मेरा नाम लेने के लिए, वो नहीं कर पाए, कोई प्रमाण तो कर नहीं पाए। अब ईडी, ये हम लोग तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार 22 से जांच कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमने किया। उसके बाद ईडी इसमें घुस गई, ईडी ने जांच कर लिया, खंगाल लिया। अब ईडी जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू दिया है, तो सवाल इस बात का है कि मैं कमज़ोर होता तो सारे एजेंसियां नहीं पड़ी होती, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा यदि ये सारे सेंट्रल एजेंसी जांच की तो छत्तीसगढ़ में, छोटा राज्य जहाँ सबसे जांच हो रही है। मैं नहीं कहता मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन उनके डर का वजह मुझे समझ नहीं आता। अनुज जी, सर एक सवाल ये था, अभी FIR इसके पहले चल रहा है पोस्टरवाल, उस पोस्टरवाल की शुरुआत भी जो है आपको टारगेट करते हुए जो नहीं की, मतलब अगली पंक्ति में आप दिख रहे हैं, भगवत साहब दिख रहे हैं। इससे संबंधित मतलब इससे संबंधित कोई सवाल हो तो मैं आज जवाब दूंगा, अन्य सवालों के जवाब मैं दूसरे दिन दूंगा। हाँ सर, आगे जी क्या? अब इसमें देखिए, मैं तो पहले बोल दिया, इसको जो करना है करे। यदि वो नोटिस दे, पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू ने 4 मार्च को FIR दर्ज कर लिया है ना, इसको अपने वेबसाइट में क्यों नहीं डाला? पहली बात। दूसरी बात यह है, यदि वो नोटिस देती है तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तीसरी बात यह है कि यदि इसके मामले में और फर्दर एक्शन लेना है तो वो फिर वकीलों से ही बात करके किया जा सकता है। ये गिरफ्तारियां कितने चरणों में होंगी? इलेक्शन तो 3 चरणों में होंगे, लगता है गिरफ्तारियां भी शुरू हो सकती है कितने चरणों में? इसको कौन रोक रहा है? लेकिन कोई प्रमाण तो हो। चलिए, 3 साल से लगातार ये घूमते रहे, इनको कोई तथ्य मिला नहीं। मेरा एक सवाल ये था कि ये जो आधार बता रहे हैं, वो ईडी की जांच को बता रहे हैं, एक बात बार बार आती है कि प्रोटेक्शन मनी के रूप में जो लोगों ने पैसा प्राप्त किया उनको FIR में शामिल किया है अधिकारियों के साथ, उसमें आपको शामिल कर दिया। बहुत अच्छा सवाल मोहन भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, मैं आपका सवाल लूँगा। मोहन जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। प्रोटेक्शन मनी वो लेता है जो प्रोटेक्शन मनी लेके उसके खिलाफ कार्रवाई ना करे, तभी तो प्रोटेक्शन मनी होगा। हम हैं, हमको खुश करके रखो, नीचे आपके खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही होता है ना प्रोटेक्शन मनी, इसका अर्थ यही हुआ। 14 कंपनियों के साथ हुआ, जो अभी 14 कंपनियों के साथ हुआ अभी दिल्ली में, कि मनी लॉन्ड्रिंग तो है ना ये, कि उनके खिलाफ पहले जांच की गई और जांच करने के बाद उसे पैसा ले लिया गया, और पैसा लेने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि छापा पड़े या नोटिस दिया गया। लेकिन यहाँ ये है, यहाँ तो हम 72 FIR दर्ज किए, 450 गिरफ्तारियाँ की, उसको लुकआउट सर्कुलर जारी कराया, और उसके गूगल को हमने
पत्र लिखा है, बंद कराया जाए। भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी, इसको बंद कराया जाए, विधानसभा में इसके खिलाफ कड़े कानून लाए। तो प्रोटेक्शन कैसे हुआ? प्रोटेक्शन तो वो है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है और वहाँ एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है और महादेव वहाँ चल रहा है, तो वहाँ जरूर मिल रहा होगा प्रोटेक्शन। जी पूछिए। तो कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए। हाँ जी। मेरा सवाल ये था कि अभी आपने बोला कि प्रतिशोध की भावना उनके अंदर आ गई, प्रतिशोध ऐसा क्या कर दिया है कि प्रतिशोध को अंदर आए? पूरे देश में चल रहा है उनका। तो ये है, देखिए इनका तो आइडियोलॉजी ही यही है, या तो हमारे पास आ जाओ और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहो। हैं? नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है, भूपेश बघेल को ऑफर दे देते। हाँ शेखर जी, शेखर जी। आप बोल रहे हैं कि संक्षिप्त विवरण में आपके नाम का जिक्र नहीं, बॉक्स में आपका नाम का जिक्र किया गया है। क्या आप नहीं, बाक्स में मेरा नाम नहीं है। बाक्स में तो अधिकारीगण नेतागण लिख दिया, लेकिन एफआईआर में मेरा नाम है। यदि बाक्स में अधिकारीगण और नेतागण है तो नेता का नाम लिख दिए हैं, तो अधिकारियों को भी नाम लिखना था ना। ये नहीं है। हाँ, ये इसमें नहीं है। हाँ हाँ। FIR और मैं तो पहले FIR के लिए कोर्ट जाएंगे, क्या पूछो? और मैं पहले बोला आपको, इसके कौन एक साथी सवाल किए, उसने बोला कि यदि EOW मुझे बुलाती है, नोटिस देती है, मैं जाऊंगा। दूसरा ये है कि इसके बारे में फर्दर एक्शन के लिए वकीलों से बात करके फिर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। सवाल है जी यार, इसमें खासतौर पर जोड़ा गया है बाकी कानूनों के साथ साथ एक लोक सेवा को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत, तो इसमें तो सीधा सीधा मानहानि का दावा भी आप कर सकते हैं। वही तो अब आज ही देखिए, ये तो ऐसा है कि दिल्ली में एक वेबसाइट में प्रकाशित हुआ, वेब पोर्टल में, है ना। अब वो धीरे धीरे यहाँ फैलने लगा, पत्रकार फ़ोन करने लगे, कुछ घर में आ गए, तो मैंने कहा इस पत्रकार वार्ता ही ले लेता हूँ। अभी तो अब एक एक जानकारी होती जाएगी, तो वकीलों से बात करूँगा इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। सर, इससे आपका समय खराब नहीं होगा क्योंकि अभी चुनाव के लिए आपको रैली करनी है। ये तो मुझे बढ़िया प्रचार करने का मौका दे रहे हैं। भाई मीडिया हम लोग दिखते कहाँ हैं, है ना। वहाँ तो सब मोदी जी की गारंटी दिखाई देती है, चाहे टेलीविजन खोलो तब, चाहे प्रिंट मीडिया देखो तब, चाहे पोर्टल मीडिया देखो तब, सब में वही दिखाई देते हैं। वो तो आप लोग भी जो प्रमुख जो पत्रकार हैं उनका भी पोर्टल देखो ना, तो विज्ञापन में जिसके खिलाफ बोलते रहते वो उसमें भी उसी की विज्ञापन आता है। हाँ जयप्रकाश जी, जयप्रकाश आ रहा है। अरे भाई वो तो मोदी वॉशिंग मशीन में धुल गया, जैसे अजीत पवार धुल गए, है ना, जैसे नारायण राणे धुल गए, बहुत सारे नेता और धुल गए। अभी ताज़ा ताज़ा और नेता गए जो राज्यसभा में गए, वो भी धुल गए। वैसे चिंतामणि महाराज भी धुल गए। अमरजीत का नाम है, लेकिन चिंतामणि महाराज का नाम जी आप छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो ये सब करने की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ रही है? ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनको क्यों जरूरत पड़ गई। और महादेव बंद क्यों नहीं करा रहे हैं? यही कर रहा हूँ, मोदी की गारंटी, विष्णु सुशासन, महादेव चल रहा है साए साए। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों बंद नहीं हो रहा है? खुशबू जी, ये 14 कल की जो है 10 तारीख है, उसके बाद सडनली आपकी FIR की खबर जो है चारों तरफ फैल गई। कहीं ना कहीं आपको जो है लोकसभा चुनाव में दबाने की कोशिश करें ताकि आप आगे जो है कि आप उम्मीदवार हैं राजनांदगांव से, कहीं ना कहीं आपने प्रहार किया जा रहा है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। क्या लगता है? बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये राजनांदगांव चुनाव वो हार मान चुके हैं और इसीलिए कल डिक्लेयर हुआ और आज उन्होंने इसको जारी किया, जबकि FIR 4 तारीख को है, लेकिन आज जारी किया है। इसका उद्देश्य इसका इससे स्पष्ट है कि वो हार मान चुके हैं राजनांदगांव लोकसभा। हेमंत, तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है, सभी ट्वीट कर यही कह रहे हैं कि
जी मतलब राष्ट्रीय स्तर पे भी मतलब इतने डरे हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि वो जो ये क्या नाम है उसका, फ्यूचर गेमिंग, इसके बारे में बता दो। ये सब उनके भविष्य हैं जो 1368 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं किए हैं। महादेव से कितना लिए हैं बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दुबई से पकड़ के क्यों नहीं ला रहे हैं? काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित हुए गिरफ्तार क्यों नहीं किए? ये सवाल है कि ये महादेव के नाम से दूसरे को बदनाम करो। कार्रवाई हमने की, कि केंद्रीय मंत्री बताएं जिसके जिन जिन राज्य से आते हैं वहाँ जो महादेव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वहाँ रोकने की क्या कार्रवाई की है ये केंद्र सरकार बताए। खुद क्यों नहीं रोक रहे हैं? वो तो बल्कि ये है कि ये जितने भी सट्टा है उसमें 28% GST लगाया है और 4% सरचार्ज लगाया है, उससे पैसा कमा रहे हैं। असलियत ये है कि सट्टा, ये महादेव जो है उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई कर दी उससे विचलित होके, क्योंकि सट्टा से पैसा कमा रहे हैं, सरकार भी पैसा कमा रही सट्टे से, क्योंकि 28% GST लिए और 4% सरचार्ज, और भारतीय जनता पार्टी खुद कमा रही 1368 करोड़ रुपया। यह है, पार्टी भी कमा रही है और सरकार भी कमा रही है। वो तो आँख की किरकिरी बन गया मैं कि यहाँ कार्रवाई कर दिया और कड़े कानून बनाए। ठीक है सत्य प्रकाश जी। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव सामने तो मुद्दा बनाए, क्या लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों के बीच क्या कहकर लेकर जाएंगे कि आपको दबाव दिया जा रहा है, आपको चुनाव करनी? मैं ये कह रहा हूं कि महादेव को भारत सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है? डबल इंजन सरकार क्यों बंद नहीं कर रही है? कितना पैसा लिए हैं? मेरा आरोप ये है कि ये जैसे फ्यूचर गेमिंग से पैसा लिए हैं उसी प्रकार से महादेव से भी पैसा लिए हैं, तभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना लिए हैं? अभी देश में कांग्रेस की टूटने की प्रक्रिया, अरे रहने दीजिए, मैं सुनिए आज इसी के संबंध में सवाल, इसी संदर्भ में संबंध में बोल रहा हूँ, इसी के संबंध में नहीं। क्या इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में ये स्थिति निर्मित हो सकती है? ना ये सवाल सर, मेरा सवाल है कि आपकी सरकार अभी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। अब चुनाव आ गया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आपको घेर रहे हैं लोकसभा चुनाव, कि आपके पास इसका कोई नहीं। अरे तोड़ तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट में अपना कर दिया, इसको कम से कम दिखाएं तो, लोगों को बताएं तो। मीडिया क्यों नहीं बता रही है? इसको क्यों नहीं? जितना सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, एक आध सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद, थैंक यू, आप सबका आभार।